Hello friends, today we will discuss about cytoplasmic inheritance for BSc B.Ed first year, यानी कि कोशिका द्रव्य वंशांगति। कोशिका द्रव्य वंशांगति को समझने से पहले इसमें एक शब्द को जानना बहुत जरूरी होगा, वंशांगति। वंशांगति शब्द जो होता है, जैसे ही हमें वंशांगति शब्द सुनने को मिले तो हमें आसानी से समझ जाना चाहिए कि वंशांगति का मतलब कि जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो संततियां उन संततियों में जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स से उन संततियों में लक्षण जो पहुंचते हैं, उस पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है वंशांगति कहलाती है। ठीक है, इस वंशांगति को सर्वप्रथम ऑस्कर हर्टविग द्वारा बताया गया। इन्होंने बताया कि जो केंद्रक होता है, ऑस्कर हर्टविग के अनुसार जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्या होती हैं, वंशांगति की इकाइयां उपस्थित होती हैं। ठीक है, हर्टविग ने क्या बताया कि जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में वंशांगति की इकाइयां उपस्थित होती हैं। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशांगति हेतु महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब जो केंद्रक में उपस्थित जो वंशांगति की इकाइयां होती हैं वो वंशांगति की इकाइयां युग्मक जनन के दौरान युग्मकों में चली जाती हैं, जिससे बनने वाली संतति में लक्षण प्रकट होते हैं। किंतु कुछ प्रयोगों में देखा गया कि केंद्रक के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वंशांगति में महत्वपूर्ण होते हैं। एक साइंटिस्ट है डॉक्टर सेंगर, जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि केंद्रक जो है, केंद्रक में वंशांगति की इकाइयां होती हैं। इसके अलावा जो कोशिका होता है, कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में भी क्या होते हैं, वंशांगति को नियंत्रित करने वाले कारक उपस्थित होते हैं। चूंकि इस चीज को समझने से पहले हम ये जाने कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, वो अनुवांशिक पदार्थ युग्मकों में जीन के रूप में पहुंचते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि जीन जो होते हैं गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, तो जिसके द्वारा केंद्रक में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों से जीन युग्मकों में प्रवेश करते हैं। अब जो कोशिका विभाजन की समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप जो युग्मक बनते हैं, युग्मक निर्माण दो प्रकार से होता है, एक नर युग्मक का निर्माण और एक मादा युग्मक का निर्माण। नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया जो होती है शुक्राणुजनन कहलाती है। शुक्राणुजनन के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, वह अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो कोशिका द्रव्य होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मक नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु कहते हैं, उस शुक्राणु में कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत नगण्य होती है। जबकि जो मादा युग्मक में अंडजनन की प्रक्रिया होती है, उस दौरान जो कोशिका द्रव्य की मात्रा होती है थोड़ी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है, तो डॉक्टर सेंगर ने बताया कि कोशिका विभाजन के साथ साथ जो जीन है, इन जीन्स के अलावा कोशिका द्रव्य भी वंशांगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है,
जिसे हम कोशिका द्रव्य वंशागति कहते हैं। ठीक है, अब इसका अध्ययन सर्वप्रथम जो डॉक्टर सेंगर थे इसने क्लेमाइडोमोनास ने किया था, क्लेमाइडोमोनास ने किया था। और क्लेमाइडोमोनास में अध्ययन करके इन्होंने कोशिका द्रव्य की वंशागति को सिद्ध किया था और बताया कि जो जीन्स हैं उन जीन्स के अलावा कोशिका द्रव्य में भी कुछ ऐसे संरचनाएं उपस्थित होती हैं जो कि वंशागति को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य वंशागति कहते हैं। ठीक है, अब जो केंद्रक के अलावा कोशिका द्रव्य जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस प्रकार की वंशागति को हम अमेंडलीय वंशागति भी कह सकते हैं, अमेंडलीय वंशागति। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, केंद्रक बाह्य वंशागति भी कह सकते हैं या अमेंडलीय वंशागति भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल के नियमानुसार तो वंशागति में कौन भूमिका निभाते हैं, जीन्स भूमिका निभाते हैं जो केंद्रक में उपस्थित होते हैं, परंतु यहाँ पे मेंडल के नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कारक वंशागति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इस वजह से इसको अमेंडलीय वंशागति भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य वंशागति को क्या कह सकते हैं, अमेंडलीय वंशागति और केंद्रक बाह्य वंशागति भी कह सकते हैं। तो इस जो के कोशिका द्रव्य वंशागति है, ठीक है, कोशिका द्रव्य वंशागति में माता का जो कोशिका द्रव्य होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है तो युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मक में कोशिका द्रव्य बहुत नगण्य मात्रा में पाया जाता है, जबकि मादा युग्मक में कोशिका द्रव्य एक थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है या फिर थोड़ा नर युग्मक की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें विशिष्ट प्रकार के जीन्स उपस्थित होते हैं जो वंशागति को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रभाव को हम मात्रक प्रभाव भी कह सकते हैं, अर्थात कोशिका द्रव्य वंशागति का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, मात्रक। कोशिका द्रव्य वंशागति को हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, मात्रक प्रभाव भी कह सकते हैं, जिसका अध्ययन हम घोंघे में कवच निर्माण के दौरान कर सकते हैं। घोंघे में कवच निर्माण, ठीक है। तो जो घोंघे में कवच का निर्माण होता है, कवच में दो प्रकार का होता है, एक तो होता है दक्षिणावर्त, कवच और दूसरा होता है वामावर्त कवच। एक तो कौन सा होता है, दक्षिणावर्त कवच, दूसरा वामावर्त कवच। ठीक है, अब ये दक्षिणावर्त और वामावर्त कवच को हम कैसे पहचान सकते हैं। सपोज कीजिए ये कोई क्या है, घोंघा है, जिसको हम लिम्बिया भी कह सकते हैं या फिर पायरा भी कह सकते हैं। ये इसका ऊपर का वाला भाग है, ये साइड से बंद है पूरा, और ये सामने खुला हुआ भाग है। खुले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, ओपरकुलम कहते हैं। और ओपरकुलम जब हमारे सामने है और जो उसमें कुंडलन जैसी संरचना पाई जाती है, वो कुंडलन किस तरह से है, बाई ओर है, इस तरह से बाई ओर यानी उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि बाई ओर है तो उसको कुंडलन वामावर्त होगा, और यदि क्लॉकवाइज है यानी कि दाईं ओर है तो उस प्रकार का कुंडलन क्या कहलाएगा, दक्षिणावर्त कुंडलन कहलाता है। तो ये दोनों प्रकार के जो कुंडलन होते हैं, दो प्रकार के जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं। एक तो कैपिटल डी जीन होती है और एक स्मॉल डी जीन होती है। जब ये जीन्स संयुग्मक की अवस्था में हो, यानी कि कैपिटल डी, इसके अलावा स्मॉल डी, ठीक है। अब इस अवस्था में ये जीन्स कोशिका द्रव्य में उपस्थित जीन्स
कैपिटल डी अवस्था में है, तो इनसे जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होगी तो इससे बनने वाले युग्मक में इस तरह का युग्मक बनेगा जिसमें कैपिटल डी जीन उपस्थित होगा। इस कैपिटल डी जीन की उपस्थिति में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यह विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन दक्षिणावर्त प्रकार के कुंडल के लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए जिम्मेदार होती है, दक्षिणावर्त कुंडल के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि यह प्रोटीन जो होती है कर्कु तंतुओं को मध्य रेखा से दाईं ओर विस्थापित कर देती है। ठीक है, जिसके कारण कुंडलन जो होगा दक्षिणावर्त प्रकार का होता है। इसी तरह से इसका एक विषम युग्मक का प्रभाव भी हो सकता है, जिससे कि क्या बनेगी, एक कैपिटल डी प्रकार की जीन युग्मक बनेगा, जिसमें भी क्या है कैपिटल डी है, ये भले स्मॉल डी आ जाए लेकिन कहाँ इसके साथ क्या है कैपिटल डी है, जिसके कारण भी इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो ये दोनों अवस्थाएं दक्षिणावर्त प्रकार के कुंडलन को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, जबकि समयुग्मकी अप्रभावी जीन्स हैं, यानी कि स्मॉल डी हैं, तो इससे स्मॉल डी प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा और इस युग्मक की उपस्थिति में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा तो इसके द्वारा जो कुंडलन बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, वामावर्त प्रकार का कुंडलन बनेगा, जिसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि हम दक्षिणावर्त मादा लिए है हमने, नरे मादा ली है, इसका क्रॉस हम इसके साथ करें, वामावर्त नर के साथ कराएं, तो इससे कैपिटल डी युग्मक बनेगा, इससे स्मॉल डी युग्मक बनेगा। प्रथम संतति जो प्राप्त होगी कैपिटल डी स्मॉल डी प्रकार की होगी। चूंकि कैपिटल डी कहाँ से आया है, यहाँ पे माता से आया है, और चूंकि यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं कि जो बनने वाली संतति होती है उस संतति का जो लक्षण प्रारूप होगा, संतति का लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, यानी कि फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी का मतलब है संतति का लक्षण प्रारूप। इस पर डिपेंड करता है जीनोटाइप ऑफ मदर। ठीक है, संतति का जो लक्षण प्रारूप है फिनोटाइप वो मादा के जीन प्रारूप पर निर्भर करता है। तो माता यह है, इसका जीन प्रारूप कैसा है, कैपिटल डी है। जो युग्मक बना है उसमें किस प्रकार का जीन आया है, कैपिटल डी आया है, और कैपिटल डी जीन किसका संश्लेषण करेगा, विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, और उस प्रोटीन के कारण किस प्रकार का कुंडलन प्रदर्शित होगा, दक्षिणावर्त कुंडलन प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो दक्षिणावर्त कुंडलन के प्रदर्शित होने के कारण ये जो संतति प्राप्त होगी वो किस प्रकार के कुंडलन की प्राप्त होगी, दक्षिणावर्त कुंडलन की होगी। ठीक है, यदि इसी प्रकार हम इसका विपरीत क्रॉस करा दें, विपरीत क्रॉस का मतलब कि स्मॉल डी यदि अब हमने क्या चुन ली, मादा चुन ली। ठीक है, इसका क्रॉस हम कैपिटल डी नर के साथ करें तो इससे युग्मक बनेगा स्मॉल डी, इससे बनेगा कैपिटल डी। प्रथम संतति जो प्राप्त होगी कैपिटल डी स्मॉल डी प्रकार की प्राप्त होगी। तो इसका कुंडलन किस प्रकार का होगा, क्योंकि अभी हमने क्या बात की है कि संतति का जो लक्षण प्रारूप है माता के जीन प्रारूप पर निर्भर करता है। तो माता का जीन प्रारूप किस तरह का है, स्मॉल डी प्रकार का है, और स्मॉल डी प्रकार का होने के कारण यह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगी। जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगी तो क्या होगा, किस प्रकार कुंडलन प्रदर्शित होगा, भाई जो बाहर से देखने को लक्षण मिलेगा वो लक्षण प्रारूप हुआ, तो किस तरह का लक्षण प्रारूप प्रकट होगा, वामावर्त प्रकार का, क्योंकि माता से कौन सी जीन आई है, स्मॉल डी आई है। स्मॉल डी के कारण जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। यह कैपिटल डी नर में किसी प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है। अब इस
स्मॉल डी के कारण यह लक्षण कैसा होगा, वामावर्त होगा। कैसा होगा, वामावर्त होगा। जब इनका हम F2PD में संकलन कराते हैं तो F2PD में संकलन कराते हैं तो इस प्रकार से 4 संगतियां प्राप्त होती हैं। ये सपोज कीजिए नल है तो इससे कैपिटल डी इसका क्रॉस होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी प्रकार के युग्म बनेंगे। इधर से कैपिटल डी स्मॉल डी प्रकार के ये मात्रा है तो इससे कैपिटल डी, इससे कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका कैपिटल डी स्मॉल डी और इसका स्मॉल डी। ठीक है। अब यहाँ पे मादा भी ऐसी है और नल भी ऐसा है तो मादा से किस प्रकार का युग्म बनेगा, कैपिटल डी प्रकार का बनेगा। सभी में किस प्रकार का गैमेट बन रहा है, कैपिटल डी प्रकार का बन रहा है। इसलिए चारों की चारों संततियां कैसी होंगी, दक्षिणावर्त होंगी। चारों की चारों कैसी होंगी, दक्षिणावर्त होंगी। दक्षिणावर्त, ये भी दक्षिणावर्त। ठीक है, यानी कि कैपिटल डी, दक्षिणावर्त का मतलब कैपिटल डी। चारों संपत्तियां किस प्रकार की होंगी, कैपिटल डी प्रकार की होंगी। ठीक इसी प्रकार जब सिनेस्टर का क्रॉस कराते हैं तो इससे भी देखते हैं किस प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होंगी। कि इससे भी क्या बनेंगे, ये मान लीजिए नर है तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी प्रकार के युग्मक बने और ये मादा है तो इससे भी कैपिटल डी स्मॉल डी प्रकार के युग्मक बने। ठीक है। अब मादा में क्या आ गया है, कैपिटल डी जीन प्रारूप आ गया है, मादा में आया है। यहाँ पे भले ही ये वामावर्त है लेकिन मादा में कैसा जीन प्रारूप आ चुका है, कैपिटल डी आ चुका है। और इस कैपिटल डी जो कहाँ पे पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य में, इस कैपिटल डी जीन के कारण जो संततियां प्राप्त होंगी इस प्रकार की प्राप्त होंगी जो जिस तरह से इसमें प्राप्त नहीं है, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। लेकिन इस जीन प्रारूप की उपस्थिति के कारण सभी का जीन जो दक्षिण प्रारूप होगा वो किस प्रकार का होगा, सभी का दक्षिणावर्त प्रकार का होगा। यानी कि जो F2PD में चारों संततियां किस प्रकार की प्राप्त होती हैं, दक्षिणावर्त प्रकार के गुणन की प्राप्त होती हैं। ठीक है। परंतु जब इनसे F3PD प्राप्त की जाए, ये F2 है, ये F1 है, जब इनसे F3PD प्राप्त की जाती है तो चारों से केवल एक संयोजन में, जो ये वाला संयोजन है, इससे वामावर्त प्रकार का और इससे वामावर्त प्रकार का संयोजन प्राप्त होगा। बाकी तीनों से, क्योंकि तीनों में किस प्रकार की गुणन है, कैपिटल डी है। तीनों में किस प्रकार के जीन उपस्थित है, कैपिटल डी, तीनों में कैपिटल डी। इसलिए F3PD में इनसे क्या बनेंगे, 3 तो दक्षिणावर्त बनेंगे। 3 तो किस प्रकार के बनेंगे, दक्षिणावर्त बनेंगे। इससे है ना, ऐसे इस प्रकार, ऐसे इस प्रकार और एक इस प्रकार, यानी 3 तो दक्षिणावर्त और एक वामावर्त बनेगा। इसी तरह से इसमें F3PD में ये F2 है, ये F1 है। F3PD में कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। केवल एक संयोजन जो ये प्राप्त हुआ है ये केवल वामावर्त प्रकार के होंगे, क्योंकि संकलन का इंटरक्रॉस होगा तो इसी तरह की मादा होगी और इसी तरह का नल होगा, तो इसकी वजह से स्मॉल डी मादा युग्मक से आएगा जिसके कारण सिनेस्टर प्राप्त होगी, यानी कि वामावर्त। जबकि इस प्रकार के संयोजनों में कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी करेंगे तो डी युग्मक बनेगा जिसके कारण दक्षिणावर्त। इसमें भी डी युग्मक बनेगा दक्षिणावर्त, इसमें भी कैपिटल डी युग्मक बनेगा दक्षिणावर्त। जबकि इसमें मादा युग्मक कैसा बनेगा, स्मॉल डी, जिसके कारण F3PD में केवल एक संयोजन वामावर्त प्रकार का प्राप्त होगा। इसी तरह से इस प्रकार यहाँ पे भी एक संयोजन में जो स्मॉल डी प्रकार का है उसमें स्मॉल डी मादा युग्मक बनेगा जिसके कारण एक संयोजन केवल दक्षिणा वामावर्त प्रकार का प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जो वंशांगति होती है, कोशिका द्रव्य वंशांगति होती है, जिसे हमने बॉम्बे के कवच निर्माण में समझा। ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी बराबर जीनोटाइप ऑफ मदर, यानी कि जो संतति का जीन लक्षण प्रारूप होता है वो माता के जीन प्रारूप पर निर्भर करता है, जिसको हमने
अच्छी तरह से समझा। दूसरी बात डिपेंड करती है ये डिलेड इफेक्ट पर, डिलेड इफेक्ट, ठीक है। यहां पे तो इसका इफेक्ट कैसा है, डिले है। यहाँ पे कैपिटल डी का प्रभाव कैसा है, यहाँ पे F1 पीढ़ी में डिले है, यानी कि प्रकट नहीं हो रहा है, जबकि F2 पीढ़ी में इसका प्रभाव है, F2 पीढ़ी में इसका प्रभाव प्रकट होता है, जिस प्रभाव को क्या बोलते हैं, डिलेड इफेक्ट। तो दो प्रकार के प्रभावों से हम इस प्रकार की बच्चा समझ सकते हैं। थैंक यू।